हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम सनराइज ऑनलाइन क्लासेस। नाउ डियर स्टूडेंट्स, हमारा इंश्योरेंस वाला टॉपिक चल रहा था, जिसके अंदर हम इससे प्रीवियस वाले टॉपिक में हम फंक्शंस कर चुके थे। आज हम जो आगे पढ़ने जा रहे हैं वो है हमारा प्रिंसिपल ऑफ इंश्योरेंस। ओके, तो सबसे पहली बात तो कहें कि प्रिंसिपल्स क्या होते हैं। इट मीन्स इंश्योरेंस के लिए क्या मेन प्रिंसिपल्स हैं, क्या मेन हमारे सिद्धांत उनके लिए माने गए हैं। ठीक है, उस बेस पर अब आप समझेंगे तो पॉइंट्स आपके क्लियर हो जाएंगे। तो इंश्योरेंस हमें क्या क्या सुविधाएं देता है, उनके क्या क्या मेन प्रिंसिपल्स हैं और वो क्या वर्क करता है। ओके, उन सारी बातों का डिस्कशन होगा। तो सबसे फर्स्ट पॉइंट है हमारा इंडेमनिटी, है ना। तो इंडेमनिटी का मतलब क्या होता है कि मेन अगर हम जनरल मीनिंग देखें तो इसका मीनिंग होता है कि हमें कोई सिक्योरिटी प्रोवाइड कराना, किसके अगेंस्ट में, लॉस के अगेंस्ट में। तो इंश्योरेंस हमें इंडेमनिटी देता है कोई भी लॉस के बदले में। इट मीन्स आज हम जहाँ जिस स्थिति पर हैं हम वापस उसी स्थिति पर आ जाते हैं। कोई अचानक से बहुत बड़ा लॉस हो भी जाता है तो इंश्योरेंस हमें ऐसी फैसिलिटी देता है कि हम वापस उसी पोजीशन पर आ जाते हैं। हमारी कह सकते हैं कि बहुत बड़ी मात्रा में जमा पूंजी खर्च नहीं होती। जस्ट लाइक कि अगर मेरा एक हाउस है, ओके, जिसका मैंने इंश्योरेंस करा रखा है लगभग 1.5 लाख का। ओके, तो उसमें क्या होता है कि मेरे हाउस को आग लग जाती है तो उसमें मुझे 1 लाख का नुकसान हो जाता है। तो अगर अब ये 1 लाख का नुकसान है, अगर मैंने इसका इंश्योरेंस करा रखा है तो इसकी भरपाई कौन करेगा? इंश्योरेंस कंपनी करेगी। तो इट मीन्स टू पुट इंश्योर्ड इन द सेम पोजिशन ही वॉज बिफोर लॉस। इंश्योरेंस कंपनी हमें वापस वहाँ लाकर खड़ा कर देती है जैसा कि हम पहले वाली स्थिति में थे। हमें उन्होंने क्या करा कि लॉस से हमें सिक्योरिटी प्रोवाइड कर दी। ओके, अब बात करते हैं सेकंड पॉइंट, अटमोस्ट गुड फेथ, है ना। इंश्योरेंस करने के लिए एक बात बहुत ज़रूरी होती है कि इंश्योरर और इंश्योर्ड पर्सन दोनों को अपनी बातें पूरे अच्छे से डिस्क्लोज़ करनी है, सारे डिस्क्लोजर्स अच्छे से देने हैं, ठीक है ना। तभी वो आपकी एक फैक्ट पॉलिसी कहलाएगी। इट मीन्स अगर इंश्योरेंस कंपनी है तो उसको अपनी सारी पॉलिसीज़ पहले से ही क्लियर बतानी होंगी। ओके, और इधर जो इंश्योर्ड है वो उसको भी अपनी सारी चीज़ पहले से ही क्लियर करनी होगी। उसको कोई बात वो छुपाता है तो हो सकता है कि इंश्योरेंस कंपनी उसका क्लेम पास ना करे। तो गुड फैक्ट के साथ काम होना चाहिए। ऑल द डिस्क्लोजर्स टू बी मेड एंड इट शुड बी डन इन गुड फैक्ट। ओके, जैसे कि एग्जाम्पल हम एक लेकर देखते हैं। रमेश है, उसने एक अपना लाइफ इंश्योरेंस कराया, बट वो लाइफ इंश्योरेंस कराते समय अपनी हार्ट डिजीज को वो डिस्क्लोज नहीं करता है, इंश्योरेंस कंपनी को नहीं बताता है, और कुछ समय बाद ही उसकी हार्ट के कारण डेथ हो जाती है। तो ऐसे में LIC कंपनी उसके लिए लायबल नहीं है, वो वहाँ पर उसका कोई क्लेम पास नहीं करेगी। क्यों? क्योंकि उसको हार्ट डिजीज थी पिछले 3 साल से, बट उसने ये डिजीज़ LIC कंपनी को नहीं बताई। ओके, तो जब भी आप इंश्योरेंस हो तो उसमें गुड फैक्ट का होना कंपलसरी है। बिना गुड फैक्ट के इंश्योरेंस लायबल नहीं होता है, या एक कह सकते हैं कि एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं बन पाता है। फिर कहें हम बात इंश्योरेबल इंटरेस्ट। अब इंश्योरेंस होता किसका है, ठीक है ना। इंश्योरेंस ऐसी चीज़ों का होता है जो कि पिक्यूनरी हो, ठीक है ना, या एज ए हम कह दें मॉनेटरी सिस्टम में जिसको हम काउंट कर सकते हैं। इंश्योरेंस शुड हैव सम पिक्यूनरी इंटरेस्ट इन द प्रॉपर्टी। इट मीन्स इंश्योरेंस उन चीज़ों का होगा जिसके मतलब अगर कोई लॉस होने से आपको मॉनेटरी लॉस होता हो, है ना। जैसे कि अगर मैं ये बात कहूँ कि मैंने आपको एक एग्जाम्पल दिया था वीडियो में इंश्योरेंस का, कि एक परिवार में केवल एक ही बंदा ऐसा है जो अर्निंग करता है, बाकी सब उसके ऊपर डिपेंड है। तो अगर वो अपना इंश्योरेंस कराता है तो वो क्या है, मॉनेटरी है। क्योंकि अगर उसने अपना इंश्योरेंस नहीं करवाया तो घर में क्या मनी आएगी, क्या पैसा आएगा? नहीं आएगा। इसी तरह एक कार है, कार का अगर नुकसान होता है तो एज ए मॉनेटरी सिस्टम में ही होगा, तो हम कार का भी इंश्योरेंस करा सकते हैं, हाउस का भी इंश्योरेंस करा सकते हैं।
इट मीन्स ऐसी प्रॉपर्टी जो पिक्यूनरी है उन सारी चीज़ों का इंश्योरेंस कराया जा सकता है। ओके, नाउ नेक्स्ट है आपका प्रॉक्सिमेट कॉजेज। ठीक है ना, इसके अंदर प्रॉक्सिमेट कॉजेज का मतलब ये होता है कि आपको पॉलिसी के अंदर क्लियर बताना होगा कि चाहे पॉलिसी करने वाला हो या करवाने वाला हो, दोनों ही चीज़ें वहाँ उनकी प्रॉक्सिमेट कॉजेज क्लियर होनी चाहिए। इट मीन्स कि आपका किस किस कारण से नुकसान होने पर भरपाई होगी। ठीक है ना, तो तभी वो चीज़ आपका क्लेम कंप्लीट होगा। ओनली दोज पेरिल्स विच आर मेंशन्ड इन द पॉलिसी शुड बी कवर्ड। पॉलिसी में जिन जिन मैटर्स को कवर्ड किया गया है वही सारी चीज़ें कवर हो पाएंगी, उसके अलावा नहीं हो पाएंगी। जैसे कि रोहित ने एक मरीन की पॉलिसी ली टू प्रोटेक्ट हिज गुड फ्रॉम पेरिल्स फ्रॉम सी। उसका जो गुड्स है वो किससे अगर सी से कोई उसको नुकसान होता है, ठीक है ना, सी की वजह से उसके गुड को, तो LIC कंपनी उसको क्लेम देगी। ऑन द वे द गुड वर स्पॉइल्ड बाय रैट्स। ठीक है ना, शिप में रैट्स थे और उस रैट्स ने उनका गुड्स क्या कर दिया, स्पॉइल कर दिया। इन सच केस नो compensation will be given as loss caused due to rats, not the proximate causes। क्योंकि ऐसी कोई पेरिल आपकी पॉलिसी में नहीं बताई गई थी, इसलिए ऐसा क्लेम पास नहीं होता है। इट मीन्स आपको क्लियर करवाना होगा कि किस किस वजह से पेरिल्स होंगी तो ही आपका क्लेम होगा, बाकी नहीं होगा। ओके, फिर है आपका सब्रोगेशन। सब्रोगेशन का मीनिंग क्या है? देखा जाए तो ये वर्ड्स शायद बहुत भारी भरकम लग रहे होंगे, बट ऐसा कुछ नहीं है। एक बार अगर मैटर समझ में आ जाता है तो वर्ड भी समझ में आ जाएंगे, क्योंकि ये बहुत सारे वर्ड्स आपके लिए नए नए हैं, है ना, एनेमिनी और इस तरीके के सब्रोगेशंस और ये, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। एक बार अगर समझ में आ गया तो कोई दिक्कत नहीं है। सब्रोगेशन का मतलब क्या होता है कि इसको पहले मैं एक एग्जाम्पल से समझाती हूँ। ठीक है, यहाँ मैंने एग्जाम्पल लिख रखा है, उसको समझिए तो पूरा मीनिंग आपको क्लियर हो जाएगा। इफ़ एन इंश्योर्ड कार हैज़ बिन इंस्टोलन, एक कार थी जिसका आपने इंश्योरेंस करा रखा था, अब वो क्या हो गई है, गुम गई है या चोरी हो गई है। देन द इंश्योरर विल कंपनसेट द लॉस एज द कार वॉज कवर्ड बाय द इंश्योरेंस। तो इंश्योरर को क्या मिल जाता है, कंपनसेशन मिल जाता है इंश्योरेंस कंपनी से। ओके, क्योंकि कार तो गुम चुकी है तो इंश्योरेंस कंपनी को भी कंपनसेट तो करना ही पड़ेगा। हाउएवर इफ द कार इज रिकवर्ड लेटर, कुछ समय बाद वो कार मिल जाती है, देन द इंश्योरर विल हैव द ऑल राइट ऑन द कार। तो यहाँ पर अब जो सारे राइट होंगे वो किसके होंगे, इंश्योरर। इंश्योरर कौन है, हमारा इंश्योरेंस कंपनी, है ना। इंश्योरेंस किसको कहते हैं, जो इंश्योरेंस करता है, मतलब इंश्योरेंस कंपनी। अब उस कार से के सारे राइट्स किसके पास होंगे, इंश्योरेंस कंपनी के। दिस इज बिकॉज, ऐसा क्यों हुआ, द इंश्योर्ड शुड नॉट बी अलाउड टू मेक एनी प्रॉफिट बाय सेलिंग द लॉस्ट कार बीइंग रिकवर्ड। क्यों, क्योंकि अगर वो जो कार गुम गई थी उसको मिल गई तो उसको बेचकर भी तो उससे प्रॉफिट कमाएगा, है ना। तो बट अब वो प्रॉफिट नहीं कर सकता है, क्योंकि उसका कार का जितना भी कंपनसेशन था वो इंश्योरेंस कंपनी ने कर दिया था। तो अब सारे अधिकार किसके पास आएंगे, इंश्योरेंस कंपनी के ही रहेंगे, उसके इंश्योर्ड पर्सन के नहीं रहेंगे। इट मीन्स आफ्टर अमाउंट इज पेड प्रॉपर्टी विल बी ओन्ड बाय द इंश्योरेंस। अगर कोई प्रॉपर्टी का अमाउंट पे कर दिया जाता है इंश्योरेंस कंपनी का, तो अब सारे राइट किसके होते हैं, इंश्योरेंस कंपनी के। बट इसका मतलब ये नहीं है कि सपोज एक और एग्जांपल है कि एक कार है, वो क्या होता है कि उसका एक्सीडेंट हो जाता है, ठीक है ना। एक्सीडेंट होने पर हो सकता है कि 20-25 हज़ार का नुकसान होता है, तो इंश्योरेंस कंपनी क्या करती है, 20-25 हज़ार दे देगी और फिर क्या कहेगी कि ये कार हमारे पास रहेगी, नहीं। क्यों, क्योंकि आपने कार का फुल अमाउंट पे थोड़ी ना करा है, आपने उसका मुझे रिपेयर वाला पार्ट ही पे किया है।
इट मीन्स 20 से 25,000। कार तो 10 लाख की है, तो मैं ये 20-25,000 से मैं अपनी कार ठीक कराऊंगा। ओके, तो वहाँ वो कार ठीक कराकर अब सारे जो राइट्स हैं वो इंश्योर्ड पर्सन के ही रहेंगे, इंश्योरेंस कंपनी के नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि उसने एक पार्शली अमाउंट ही दिया था, उस कार का फुल अमाउंट नहीं दिया था। ओके, अब बात करते हैं हम कंट्रीब्यूशन। अब यहाँ कंट्रीब्यूशन से मतलब क्या होता है, कितनी बार क्या होता है कि हमारी जो प्रॉपर्टी होती है, हम एक ही प्रॉपर्टी का इंश्योरेंस 2 या 3 कंपनियों से करवा लेते हैं अलग अलग, ठीक है ना। जैसे कि अगर मेरी घर सपोज मेरा एक घर है, उस घर के लिए मैंने एक एक्स कंपनी से भी इंश्योरेंस करा रखा है, एक वाई कंपनी से भी इंश्योरेंस करा रखा है। अब घर को नुकसान होता है सपोज, ठीक है ना, तो सपोज मेरे घर को करीब सपोज मान के चलें तो 2.5 लाख के आसपास का नुकसान होता है, तो क्या करेंगे, 2.5 लाख दोनों कंपनियां देंगी क्या? नहीं। ऐसी कंडीशन में क्या होता है कि दोनों कंपनियां पार्शली पेमेंट करती हैं, वो कंट्रीब्यूट हो जाता है, ठीक है ना। तो ईच वन विथ पे इन द प्रोपोर्शन डिसाइडेड, एक प्रोपोर्शन डिसाइड हो जाएगा, उस प्रोपोर्शन के बेस पर आपको क्लेम दिया जाएगा। जैसे हरीश इंश्योर हिज हाउस फॉर 2 लाख विथ इंश्योरर एक्स। हरीश अपने हाउस 2 लाख का इंश्योरेंस करवाता है एक्स कंपनी से, एंड 4 लाख विथ वाई इंश्योरर वाई, और वाई कंपनी से 4 लाख का कराता है। हरीश इनकर्स अ लॉस ₹2,40,000। हरीश को 2,40,000 का नुकसान होता है। नाउ द लाइबिलिटी ऑफ एक्स एंड वाई। अब एक्स और वाई इंश्योरेंस कंपनी की लाइबिलिटी क्या होगी, तो लाइबिलिटी ऑफ एक्स कैसे निकलेगी, सम इंश्योर्ड विथ एक्स अपॉन टोटल सम इंश्योर्ड इनटू एक्चुअल लॉस। एक्स कंपनी से कितने का करवा रखा था, 2 लाख, टोटल इंश्योरेंस कितने का हुआ, 2 और 4 6 लाख का। अब नुकसान कितना हुआ है, 2,40,000 का, तो कुल मिलाकर कितना पेमेंट होगा एक्स कंपनी से, 80,000। इसी तरह वाई पर देखते तो वाई से कितना करवा रखा है, 4 लाख का, टोटल है 6 लाख, और नुकसान कितना हुआ है, 2,40,000। तो 1,60,000 का क्लेम कौन देगा, वाई कंपनी। मतलब कि दोनों के बीच में क्या हो जाता है, कंट्रीब्यूशन हो जाता है। ओके, अब लास्ट पॉइंट है हमारा, लास्ट है हमारा एक मिटिगेशन। ये भी एक भारी भरकम वर्ड लग रहा होगा, है ना। मिटिगेशन का मतलब क्या होता है यहाँ पर कि सपोज आपके सामने आपने आपकी कार का एक इंश्योरेंस करा रखा है। ओके, अब कार में क्या होता है, धीरे धीरे धुआं निकलने लगता है, आपके पास में बाल्टी पड़ी है, ठीक है ना। अब उसके बचाव में भी तो धुआं ही निकलना शुरू हुआ था, तो भी आप पानी की बाल्टी उठाकर उसके ऊपर नहीं डालते, धीरे धीरे वो धुएं से छोटी सी चिंगारी पकड़ के पूरी कार पर आग लग जाती है। और आप ऐसा इसलिए नहीं करते हैं कि मुझे क्या फ़र्क पड़ता है, जलती हो तो जले, क्यों, क्योंकि मैंने तो कार का इंश्योरेंस करा रखा है ना, है ना। तो इट मीन्स क्या अब आपको क्लेम मिलेगा, नहीं मिलेगा। क्यों, क्योंकि इंश्योरेंस की पॉलिसी है कि अगर कभी भी कोई प्रॉपर्टी को हानि हो रही है तो आपने उसके बचाव में क्या कदम उठाए हैं, ठीक है ना। अगर आप बचाव में कोई कदम नहीं उठाते हैं तो इट मीन्स आपने कोई मिटिगेशन नहीं दिया है, तो अब आपका क्लेम भी पास नहीं होगा। आप जानबूझकर किसी प्रॉपर्टी को नुकसान में नहीं कर सकते हैं। एक और एग्जांपल, आपके घर में आग लगी है, फिर भी आप आराम से बाहर आकर बैठ जाते हैं कि कोई बात नहीं, मेरे तो हाउस का इंश्योरेंस है, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बट इंश्योरेंस कंपनी आपसे पूछेगी कि क्या आपने फायर ब्रिगेड को बुलाया था, ठीक है, कितनी देर बाद बुलाया, नहीं बुलाया तो ठीक है, इसका मतलब हम क्लेम नहीं देंगे क्योंकि आपने इसके बचाव में कोई काम नहीं करा है। ओके, तो इंश्योर्ड शुड टेक ऑल स्टेप टू प्रोटेक्ट द प्रॉपर्टी। उसको प्रॉपर्टी से बचाने से संबंधित सारे कदम उठाने होंगे। ओके, इज दैट क्लियर? आई होप आपको सारे पॉइंट क्लियर हो गए होंगे। एक बार हम वापस रिवाइज कर लेते हैं कि हमने क्या क्या पढ़ा था। शॉर्ट में हम एक बार देख लेते हैं ताकि रिवाइज हो जाए। सबसे पहले हमने पढ़ा था इंडेमनिटी। इट मीन्स इंश्योरेंस हमें एक सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है। फिर एक गुड फैथ, हमें इंश्योरेंस कंपनी को सारी चीज़ें डिस्क्लोज करनी है, कोई चीज़ उससे हमें छुपाकर नहीं रखनी है, ठीक है। फिर है
इंश्योरेबल इंटरेस्ट जो पिक्यूनियरी चीज़ें हैं उनका ही इंश्योरेंस होगा। इट मीन्स पिक्यूनियरी का मतलब मॉनेटरी सिस्टम में जो है, ओके। फिर है आपका प्रॉक्सिमेटेड कोजेज। आपको और इंश्योरेंस कंपनी को क्लियर करना होगा कि हम कौन कौन सी पेरिल्स ले रहे हैं, किन किन जोखिम्स को कवर कर रहे हैं, ताकि उसी का ही क्लेम हो सके, ठीक है। फिर बात आती है आपकी सब्रोगेशंस, ओके। सब्रोगेशन इट मीन्स अगर आपको अपनी प्रॉपर्टी का पूरा क्लेम मिल गया है तो अब उस प्रॉपर्टी पर किसका राइट होगा? इंश्योरेंस कंपनी का। फिर है कंट्रीब्यूशन। कंट्रीब्यूशन के अंदर क्या होगा कि अगर एक से ज़्यादा कंपनी से हमने इंश्योरेंस करा रखा है तो सभी इंश्योरेंस कंपनी को पार्शली पेमेंट करना होगा। और लास्ट था मिटिगेशन। मिटिगेशन में क्या होगा कि आपको अपनी प्रॉपर्टी को प्रोटेक्ट करने से संबंधित जरूरी कदम आपको उठाने होंगे, ओके। आई होप अब आपको ये भारी भरकम वर्ड है थोड़ा सा इजी लगने लगे होंगे, ठीक है। फिर भी अगर कोई क्वेरी है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, ओके। थैंक यू।